हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो बताए थे फर्स्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किए हैं, आज उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को देखना शुरू किए। अब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में देखना क्या है, तो हमको एक ही चीज देखना है, जो मुगल्स इतने बड़े पावर में थे, जो आप मैप में देख रहे हैं ग्रीन कलर से, वो अचानक सिमट कैसे गए। सिमट कैसे गए देखो, 1707 में क्या दिख रहा है आपको, बंगाल अलग दिख रहा है, अवध अलग दिख रहा है, सिख अलग दिख रहा है, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, और देखिए मुगल सिमटे हुए दिखेंगे, इतना छोटा स्टेट में। तो कैसे सिमट गए, इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड 18th सेंचुरी का, तो इसमें देखिएगा बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दो चीज हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है, मुगल पतन की ओर जा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, फ्री स्टेट या न्यू स्टेट या नए नए पॉलिटिकल पावर इमर्ज कर रहे हैं, नए नए पॉलिटिकल पावर आ रहे हैं। तो अब उस कैसे आ रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट देखिएगा सक्सेसर स्टेट, हम लोग बांटे हैं तीन फेज में। तो पहला जो है सक्सेसर स्टेट। जब हम सक्सेसर स्टेट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली क्या थी, डायरेक्टली ये मुगल के पार्ट थे, ये मुगल के पार्ट थे, और अब क्या हो गए, मुगल से ये फ्री हो गए। और इसको देखिएगा, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन राज आते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो हम लोग देखेंगे बंगाल, अवध और हैदराबाद कैसे बना, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेट है उसको हम बोलते हैं न्यू स्टेट। न्यू स्टेट इसलिए बोलते हैं कि मिडाइवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिएगा तो औरंगजेब की पॉलिसी के कारण ये एग्जिस्ट करना शुरू किए, जैसे मराठा चाहे सिख। अब इस फेज में क्या होगा, ये चूंकि मराठा और सिख अक्सर मुगलों से लड़ रहे थे, अब मुगल जब कमजोर हुए हैं, ये बहुत बड़े पावर के रूप में इमर्ज होते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, दो राज को पढ़ेंगे, पंजाब और सिख को देखेंगे कि क्या हो रहा है 18th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। फिर सेकंड हाफ में कैसे होगा वो भी देखेंगे। अभी हम फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखें इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट जब बोलते हैं तो सीधा मतलब वो स्टेट जो ऑलरेडी मुगलों के समय भी इंडिपेंडेंट थे, आज भी इंडिपेंडेंट है। इसलिए एक एग्जांपल दे दिए, केरला, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग में सक्सेसर स्टेट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, पूरे हिस्ट्री में एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, तो जब भी सेंटर कमजोर होता है, देखिएगा पूरा पूरा मिडाइवल में चाहे मॉडर्न या एंशिएंट में, जब भी सेंटर कमजोर होता है, स्टेट क्या होता है उससे अलग होना चाहिए। सेंटर थोड़ा देर के लिए उसका पावर थोड़ा कमजोर होता है, स्टेट अलग होना शुरू कर देता है। जैसे देखिएगा, जैसे ही आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत देखिएगा, जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर होता है, रीजनल स्टेट आने लगते हैं, देखते हैं। तो उसी तरह यहां भी हो रहा है, मुगल कमजोर हो रहे हैं तो स्टेट हावी हो रहा है। अकबर क्या किया था, तो सेंटर स्टेट को एकदम वेल डिफाइन किया था कि हमेशा क्या करे, स्टेट हमेशा सेंटर के कंट्रोल में रहे, वो मैकेनिज्म लेके आया था। लेकिन वो मैकेनिज्म ही टूट गया, तब जाके क्या हुआ, तो सक्सेसर स्टेट का निर्माण होना शुरू हुआ। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या था। देखिए अकबर क्या करता है, तो देखिएगा ये पांच क्या है ऑफिसर्स हैं, इनका काम बटा हुआ है। अब एक चीज याद रखिए, ये पांचों जो ऑफिसर हैं वो रिक्रूट किसके द्वारा किए गए हैं, तो मुगल बादशाह द्वारा। मुगल बादशाह द्वारा, तो स्वाभाविक है ऑथोरिटी में सब ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी का पावर कम किसी का कम हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे आईएएस और आईपीएस, ठीक है, कहने के लिए आईपीएस आईएएस के अधीन होता है, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, उसका अपना एक अलग पावर होता है। तो देखिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जो फर्स्ट अधिकारी को नियुक्त किया था, फर्स्ट ऑफिसर को जो नियुक्त किया था, वो था सूबेदार। इसका काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना, कानून व्यवस्था को देखना। दूसरा कौन है, दीवान, इसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व को देखना था। थर्ड बख्शी, ये क्या था, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर काजी, जज था। और वाक्यानवीश, इसका काम क्या था कि हर महीने 2 महीने पर ये लोग क्या काम करे उसका इंफॉर्मेशन देना, किसको, सेंटर को जाके देना। समझिए एक तरह से ये हेड ऑफ इंटेलिजेंस था। अब देखिए सब क्या है, सब जो रिक्रूट किए गए हैं मुगल बादशाह द्वारा किए गए हैं, और सबका काम बटा हुआ है। इसलिए कोई क्या कर सकता है, ये ओवर रूल नहीं कर सकता है। इसलिए स्टेट कभी भी सुप्रीम पावर नहीं बन सकता है। लेकिन देखिएगा यहां क्या होता है, एक टर्म देख रहे हैं नवाब। नवाब यहां कहीं नहीं है, यहां नवाब
कहीं नहीं है। सक्सेसर स्टेट क्या करते हैं? सक्सेसर स्टेट क्या करते हैं? जो सूबेदार होता है, वो सूबेदार औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या करता है? सूबेदार दीवान का पद भी अपने में मिला लेता है, तो स्वाभाविक ही पावरफुल हो जाएगा। और यहीं से सूबेदार और दीवान जब बन गया, बड़ा हो गया, तब उसी को बोला गया नवाब। तो नवाब वर्ड कैसे है? क्लियर हो गया। सूबेदार और दीवान को मिला दिया गया, तब जाके क्या शब्द आया? वो आया नवाब। अब क्या किया? क्योंकि सेंटर कमजोर हो रहा था, धीरे धीरे जितने भी ऑफिसर थे सबका रिक्रूटमेंट कौन सुनना कर दिया? नवाब स्वयं करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, अब सेंटर की जगह नवाब रिक्रूट करेगा तो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? नवाब के प्रति। सेंटर इतना पावरफुल नहीं है कि इसका विरोध कर सके, इसलिए देखिएगा धीरे धीरे सक्सेसर स्टेट अलग होना शुरू हो गया। और ये ग्रेजुअल हुआ, अचानक एक बार में हुआ ऐसा बात नहीं है। कैसे हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बंगाल, एक मैप देखने के लिए कि आपका आइडिया रहे बंगाल कहाँ। देखिए, यही मुर्शिदाबाद है, कैपिटल रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा मुंगेर भी कैपिटल बनता है, वो सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी में देखेंगे। हम लोग फर्स्ट हाफ देख रहे हैं। अब आ जाइए बंगाल। देखिए, बंगाल का जब बात कीजिएगा तो ये क्या कह रहा है? बंगाल हो या कोई भी सक्सेसर स्टेट है, क्या बोल रहा है? एम्पायर वाज नॉट चैलेंज, मुगल एम्पायर वाज नॉट चैलेंज, the province become practically independent and governor established their own hereditary authority। इसमें क्या हो रहा है? कोई वार नहीं हो रहा है, जाके हम मुगल बादशाह से लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे मुगलों को पैरालाइज किया गया है। धीरे धीरे कैसे पैरालाइज किया गया है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आप क्या किए? इसको हेरिडिटरी बना लिए। सेकंड स्टेप क्या किए? जो रेवेन्यू जाता था स्टेट को, वो देना बंद कर दिए। थर्ड स्टेट क्या किए? जितने भी ऑफिसर थे जो सेंटर रिक्रूट करता था, आप रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिए। तो ये कोई वार नहीं लड़ रहा है कि हम मुगलों को हम लड़ के हम अलग हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप है, जैसे जैसे मुगल कमजोर हो रहे हैं वैसे वैसे पावर को एंजॉय कर रहे हैं। पहले क्या बोले? पोस्ट को हेरिडिटरी बनाएंगे, ठीक है। दीवान को और सूबेदार पद को क्या करेंगे? अपने में एक साथ जोड़ लेंगे। फिर क्या बोले? रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू सेंटर को जाता था स्टेट की तरफ से, वो देना बंद कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या बोले थे? कि जो जितने भी ऑफिसर रिक्रूट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट खुद रिक्रूट करना शुरू करेगा। स्वाभाविक इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बढ़ जाएगा। और कोई वार नहीं हो रहा है, बस धीरे धीरे काम हो रही है। आगे आ जाइए, मुर्शिद कुली खान बंगाल। कुछ नाम बस देख लीजिए। मुर्शिद कुली खान, कभी कोई पूछ देता है, मुर्शिद कुली खान laid the foundation of an independent state in Bengal. He was the, इससे एक ये पूछता है, he was the last governor of Bengal to be directly appointed by the Mughal Empire। कभी कभी ये पूछ देगा कि लास्ट कौन से मुगल थे जिनका, कौन से बंगाल के नवाब थे जिसका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कौन? मुगल बादशाह किए थे। याद रखिए मुर्शिद कुली खान। इसके बाद पोस्ट क्या हो जाएगा? हेरिडिटरी हो जाएगा, तो मुगल बादशाह को ये मौका नहीं मिलेगा। इससे ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सजदुल्ला एंड बंगाल। तो क्या है? मुर्शिद कुली खां क्या करता है? अपनी बेटी के, मतलब बेटी के पुत्र को, मतलब बोला जाए नाती बोलते हैं हम लोग, उसको नवाब बनाता है। लेकिन उसका फादर जो है उसको हटा के नवाब बन जाता है। अब पोस्ट अब हेरिडिटरी हो गया है, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, ही कंटिन्यू टू रिमिट रेवेन्यू टू द मुगल कोर्ट। ये क्या कर रहा है? शुजाउद्दीन क्या कर रहा है? रेवेन्यू मुगल कोर्ट को भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, ही अपॉइंटेड हिज ओन मैन टू ऑल इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड लेटर सिक्योर द रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। क्या कह रहा है? ये क्या करता था? किसी को भी पोस्ट पर अपॉइंट कर देता था, ठीक है, अपने मन से। अब बाद में मुगल बादशाह क्या बोलता था? मैंने इसको रिक्रूट कर दिया, आप इसको ऑथराइज कर दीजिए कि नहीं यही बनेगा। तो कहने के लिए ऑथराइज मुगल बादशाह से करवा रहा है, लेकिन कहने के लिए प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन रेवेन्यू अभी भी भेजा जा रहा है। अगला जो नवाब आएगा, इसका नाम है अलवर्दी खान, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो भाई जो इसका सक्सेसर उसको मार के गद्दी पर बैठेगा। फिर मुगल बादशाह से क्या होगा? अपना अथॉरिटी ले, मुझे रिक्रूट करने का अथॉरिटी दीजिए। अब धीरे धीरे क्या करेगा? तो ये देखिएगा, रेवेन्यू जो जा रहा है वो रेवेन्यू भी देना बंद कर देगा। और जो ऑफिसर को रिक्रूट करेगा उसका अथॉरिटी रिक्रूट करने के बाद मुगल बादशाह से अथॉरिटी भी नहीं लेगा, एक सर्टिफिकेट भी नहीं लेगा। मतलब प्रैक्टिकली कह रहा है कि आप कौन होते हैं मेरे रिक्रूटमेंट को चैलेंज करने वाले। तो यहां से देखिएगा बंगाल क्या है, लगभग फ्री हो चुका है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में, लास्ट नवाब थे।
और मुर्शिद कुली काल के टाइम में, मुर्शिद कुली खां के टाइम में क्या था, तो वो लास्ट नवाब था। और दूसरा अलीवर्दी खान से जब भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा ये पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, क्योंकि ये रेवेन्यू भी नहीं भेज रहा है, क्योंकि हम क्या बोले थे, ये रेवेन्यू भी नहीं भेज रहा है, और ऑफिसर भी जो रिक्रूट कर रहा है उसको क्या सर्टिफिकेट भी मुगल बादशाह से नहीं दिलवा रहा है। ये सारा कुछ इंडिपेंडेंट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए अवध। अवध का एक मैप, यूपी का एक पोर्शन। ठीक है, अवध के बारे में एक ही चीज बस, सआदत खां का नाम सुने होंगे। सआदत खां इसको इंडिपेंडेंट बना लेता है और उसी में यहाँ से नवाब चल रहे हैं। आगे इसको देखेंगे हम लोग। आइए अब हम देख लेते हैं हैदराबाद, देख लेते हैं हैदराबाद, देख रहे हैं मैप बस समझने के लिए। देखिए हैदराबाद का जब बात कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ क्या होता है। आप देखिएगा, आप नाम सुने होंगे चिलकिलीज खां का, बड़ा एवल नोवेल था। वो बहुत कोशिश किया कि मुगल आ सके, एक्टिव हो, लेकिन उसके टाइम में ये हुआ नहीं। तो देखिए वो हैदराबाद आ जाता है, लेकिन देखिएगा 1748 में जब ये मर जाता है तो इसके देखिए गद्दी के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इसका पोता और इसके पुत्र में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में। और देखिएगा यही जो दोनों का जो सक्सेसर का लड़ाई चलेगा, यहीं पर देखिएगा ब्रिटिश और फ्रेंच का, ब्रिटिश और फ्रेंच का ये स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से देखिए कर्नाटकी वार जो बोलते हैं, यहीं से होना शुरू हो जाएगा। तो आगे हम लोग कर्नाटक वार को, पलासी को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रिविलियन स्टेट या न्यू स्टेट। रिविलियन स्टेट में देखिएगा तो हम लोग गुरु गोविंद सिंह का नाम जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक धर्म का शुरुआत किया। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उनके फॉलोअर बढ़े, उनको फॉलोअर को सिख बोला गया। शिष्य मतलब जो डिसिप्लिन है उनको सिख बोला गया। धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम में सिख क्या हुए, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टेबल हुए। ठीक है, आइए देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू सिख इमर्स। तो देखिए सिख के साथ क्या हुआ, एक बंदा बहादुर का नाम सुने होंगे। बंदा बहादुर अंतिम था जो सिखों की तरफ से लड़ रहा था। और देखिएगा जैसे ही बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, उसके बाद सिख काफी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे आए जो सिख को फिर से उभरने का मौका दिया गया। तो पहला फैक्टर क्या है, मुगल क्या हुए, वीक होना शुरू हो गए। तो मुगल जब वीक होंगे तो अब इतना कठोरता से सिख को दबाना मुश्किल था। और दूसरा देखिएगा थर्ड और फोर्थ डिके में क्या होता है, अहमद शाह और नादिर शाह का आक्रमण होता है। किधर से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से। तो स्वाभाविक है जब मोहम्मद शाह और नादिर शाह आक्रमण होता है तो उस फ्रंट पर मुगल बहुत कमजोर हो गए हैं। वही क्षेत्र किसका था, सिखों का था। तो इनको उभरने का मौका मिलता है। अब क्या होता है, तो सिख को देखिएगा ये क्या करते हैं, मिशल, देखिए सिख मिशल, ये 12 मिशल हैं जो अपना निर्माण करते हैं इस क्षेत्र में। और इसी में देखिएगा अंत शुक्र चकिया मिशल है, और उसी के जो उसी शुक्र चकिया मिशल के जो हेड है उनका पुत्र है राजा रंजीत सिंह। वो क्या करते हैं, सभी मिशल को जोड़ते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पंजाब का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होगा तो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए ये वही मिशल कैसे बनते हैं। अब मराठा को देख लेते हैं। मराठा को जब देखिएगा याद रखिएगा, मराठा का जब फाउंडेशन देखिएगा तो याद रखिएगा शिवाजी, शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी एंड राजाराम, राजाराम। अब क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी बनते हैं। लेकिन मुगल से क्या हो रहा, औरंगजेब से लड़ाई के क्रम में क्या होता है, तो 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को क्या किया, मार दिया। और इनके जो पुत्र थे शाहू जी, साहू जी और उनकी वाइफ को क्या करता है, बंदी बना लेता है। और कैद खाने में तो नहीं लेकिन महल में ही कैद कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, राजा राम क्या करते हैं, अपने आप को साहू जी का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं और क्या करते हैं, तो गद्दी को ऑक्युपाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो अपने आप को क्या बोलते हैं, साहू जी को क्या बोलते हैं, राजा राम डिक्लेयर हिमसेल्फ साहू जी रेजिमेंट। साहू जी को बोलते मैं उनका प्रतिनिधि हूं। तब लड़ाई, अब क्या करते हैं, अब ये मुगलों से लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, 1700 ईस्वी में इनकी भी क्या कहते हैं, औरंगजेब से लड़ने के क्रम में हत्या हो जाती है। तब इनकी पत्नी का नाम है ताराबाई। ताराबाई वो क्या करती है, अपने पुत्र साहू जी द्वितीय को, साहू जी सेकंड को गद्दी पर बैठाती है और मुगलों से संघर्ष जारी रखती है। लेकिन क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है
और जो नया किंग बनता है, जो नया बादशाह बनता है, वो डिसाइड करता है कि साहू जी को फ्री कर देना, साहू जी को फ्री कर देना। इसका दो कारण, साहू जी को फ्री करने का दो लॉजिक। पहला क्या है कि अगर साहू जी को फ्री करेंगे तो ताराबाई अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा चुकी है, साहू जी जाएंगे जो रियल दावेदार हैं, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच सिविल वार शुरू हो जाएगा। जब सिविल वार होगा तो मराठे कमजोर हो जाएंगे। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या था कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं मराठों को कि हमारी जो लड़ाई थी वो अब खत्म कीजिए, हम लोग अब साथ मतलब एक कहीं ना कहीं समझौता करके हम बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए साहू जी को छोड़ा गया। और साहू जी जब जाते हैं तो सही बात है, दोनों के बीच क्या होता है, गृह युद्ध होता है, सिविल वार होता है, अंतवर्णा की संधि होती है 1731 में। और इस ट्रीटी के साथ क्या होता है, सतारा पर किसका शासन होता है, तो शिवाजी का शासन मतलब साहू जी का शासन होता है। और जब हम बात करते हैं इसका कि ताराबाई का क्या होता है, तो ताराबाई कोल्हापुर पर शासन करती है। और देखिएगा मराठा पार्ट दो पार्ट में बट चुका होता है। ठीक है, इसी में देखिएगा पेशवा, जब पेशवा का बात कीजिएगा तो पेशवा देखते हैं काफी पावरफुल हो जाते हैं। जैसे ही साहू जी मरते हैं, साहू जी का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, तो ताराबाई के पोते को ही अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और अंततः सारा पावर किसके पास चला जाता है, पेशवा के पास चला जाता है। और देखिएगा जो हम बात करेंगे 18th सेंचुरी में, जब हम बात करेंगे अब 18 सेकेंड मतलब सेकेंड हाफ सेंचुरी ऑफ 18th सेंचुरी का बात करेंगे, तो हम लोग पेशवा को देखेंगे कैसे पेशवा पावरफुल हो रहा है, उसी पर हमारा स्टोरी खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इंडिपेंडेंट सेपरेट है, उसको अलग से देख लिया जाएगा। तो आज के वीडियो का मकसद यह था कि आपको बस इंट्रो करवा देना कि हम लोग आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद।